हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस क्लास में नया वीडियो नया टॉपिक आया है। आज आप लोग के लिए किताब मंगवाए हैं एसएससी जीडी का। जैसे देख रहे होंगे आरडब्ल्यू का जो किताब आया है एसएससी जीडी का, वो किताब मेरा आ चुका है। तो आज किताब का ये जो पहला पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान का किताब है, जैसे देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। तो आज इस किताब का जो पहला पार्ट रहेगा इतिहास का। आज इसमें इतिहास का, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, राष्ट्र विज्ञान जी सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। स्टडी जीके को लेकर सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। पार्ट वन का वीडियो है। तो जो पहले हम चालू करेंगे इतिहास से चालू करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इतिहास का, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलग उसके कुछ कुछ क्वेश्चन के नीचे कुछ छोटा सा नोट्स दिया हुआ, तो वो उस क्वेश्चन पढ़ उस नोट्स को पक्का पढ़ें। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई की स्थापना की और उसके पहले महानिदेशक भी बने। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो 1861 में एएसआई का स्थापना किए और इसके महानिदेशक भी बने थे। दूसरा क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातत्व के महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो हुनसांगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातत्व के महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो हुनसांगी। पूरा पाषाण कालीन स्थल हुनसांगी कर्नाटका राज्य में स्थित है। जो चिरांद, बुढ़जोम तथा मेहरगढ़ नौ पाषाण कालीन स्थल है। चिरांद, बुढ़जोम तथा मेहरगढ़ जो होता है, ये तीनों नौ पाषाण कालीन स्थल है। और जो ये पुरातात्विक महत्व में पूरा पाषाण स्थल कौन है, हुनसांगी। तीसरा क्वेश्चन, कि प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था। तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था। तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। तो कमकार जो एक शब्द है, वो तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। आपको पैसा भी दे सकते हैं या कुछ फसल भी दे सकते हैं। तो किसी भी वस्तु के रूप में आपको भुगतान किया जाता है। चौथा क्वेश्चन जो है, लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पित्तल, पत्थर, लकड़ी या कांस्य। तो कांस्य। कांस्य जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसका जो नोट पॉइंट है, का कांस्य युग का पतन ने लौह युग का मार्ग प्रसारित किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। तो वहां पर जो कांसे की जगह जो हुआ था, लोहे का उपयोग होने लगा था। कांस्य युग के पतन में, तो कांस्य युग जैसे ही खत्म होगा, फिर लोह युग का जो होता है वो लोह युग आ गया था। लोह युग, लोहा का जमाना आ गया था, लोहा का यूज होने लगा था। लोह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियार में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। जो पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन सीसा, कांसे, लोहा या सोना। तो जो ऑप्शन जो सही है वो कांसे सही है, कांसे। जो नोट पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रमुख केंद्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र हड़प्पा था, इसलिए उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। छठा क्वेश्चन, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआत इंसानों द्वारा किया गया था। तो छोटे पत्थर का हो जाए, शुरुआती इंसानों द्वारा किया था। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो छोटे पत्थर का औजार, छोटे पत्थर का औजार। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे और इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। यह उपकरण वास्तव में छोटे और नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने में किया जाता था। माइक्रोलिथ का प्रयोग किसके द्वारा क्यों किया जाता था। तो शिकार करने के लिए किया जाता था। सातवां क्वेश्चन, मोहनजोदारो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुद्रों का टीला कहा जाता था। तो सिंधी भाषा में, कौन सा भाषा में, सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का नाम का अर्थ मुद्रों में टीला कहा जाता था।
नोट पॉइंट, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृत्यु का टीला कहा जाता था। सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। कौन किया था? तो राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था 1922 में? कौन किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कान जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा नदी? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? इधर से दाईं से मतलब अब जो हम लोग बाएं से दाईं लिखते हैं तो उस समय कौन सा जो दाएं से बाएं मतलब उल्टा लिखा जाता था अभी के समय में। तो खरोष्टी लिपि जो होता है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी। द ऑप्शन इज सी, खरोष्टी लिपि। और जो प्राचीन जो उसका जो नोट पॉइंट है, जो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसको को जाता था। जो खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता था? तो जेम्स प्रिंसको को जाता था। जेम्स प्रिंसको को जाता था खरोष्टी लिपि पढ़ने का। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट पॉइंट, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी और नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख व्यवस्था थी। जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर था, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? देमाबाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? देमाबाद। देमाबाद ऑप्शन इज सी। नोट पॉइंट, देमाबाद जो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। जो देमाबाद जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता का वो दक्षिणतम दक्षिण की तरफ स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। देमाबाद से क्या प्राप्त हुआ था? तो रथ की मूर्ति प्राप्त हुआ था। देमाबाद से जो होता है वो रथ की मूर्ति प्राप्त हुआ था। देमाबाद से जो होता है वो रथ का मूर्ति प्राप्त हुआ था देमाबाद से। क्वेश्चन 11, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो परुष्णी। ऑप्शन इज सी, परुष्णी। सी इज करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परुष्णी। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी कहा जाता था। आस्कनी नदी को क्या कहा जाता? आस्कनी नदी को जैसे जो अभी प्राचीन जो पहले नाम था अस्कनी था, तो आधुनिक नाम अस्कनी का क्या है? तो चिनाब। अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। बिपाशा का ब्यास, वितस्ता का झेलन, सदानीरा का गंडक, गोमती का गोमल। अस्कनी का चिनाब, बिपाशा का ब्यास, वितस्ता का झेलम, सदानीरा का गंडक, गोमती का गोमल। गोमती का जो आधुनिक नाम क्या है? गोमल। तो क्वेश्चन नंबर 12, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दर्शन और ज्ञान। जो उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय था वो दर्शन और ज्ञान था। उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय क्या था? तो दर्शन और ज्ञान था। नोट पॉइंट, उपनिषदों दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। जो उपनिषदों जो है वो दर्शन पर और ज्ञान पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या जो उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। जो उपनिषदों की कुल संख्या है जो 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? उपनिषद की कुल संख्या कितना है? तो 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13, प्रश्न 13, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्थवेद। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्थवेद। अर्थवेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपत है। अर्थवेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपत है। अर्थवेद जो गोपत है। इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का यूज होता है, प्रयोग होता था अर्थवेद में। और अर्थ ऐसा कौन सा एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपत है? तो अर्थवेद। अर्थवेद में ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का आदि का वर्णन है अर्थवेद में। प्रश्न 14, बौद्ध धर्म में बिछुनी बनने वाले प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म में बिछुनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, महाप्रजापति गौतमी तो बिछुनी बनने वाली पहली प्रथम महिला थी। गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। नोट पॉइंट,
और इनके जो माता का जो नाम था महामाया, और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनके लालन पालन और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, जो कि बौद्ध धर्म में बिछनी बनने वाली प्रथम महिला थी। गौतम बुद्ध की जो मौसी थी वही बौद्ध धर्म की बिछनी बनने वाली प्रथम महिला थी। उनका जो नाम था महाप्रजापति गौतमी था। प्रश्न 15, बुद्ध चरित्र, सौद्रांत, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध चरित्र, सौद्रांत और सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो अशोक घोष थे। कौन थे? अशोक घोष थे। मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन थे? नागसेन। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन थे? नागार्जुन। अभिधर्मकोश के रचनाकार कौन थे? वसुबंधु। विशुद्ध मग के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध घोष। प्रश्न 16, महाबोधि मंदिर प्रसर डैश के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर प्रसर डैश के जीवन से सीधा संबंध है। तो भगवान बुद्ध के जन्म से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया है, बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है। और इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। प्रश्न 17, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर और जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगांव में, जो कर्नाटका में है, उपवास करने और अपने प्राण त्याग दिए थे। और जैन धर्म के इस प्रक्रिया को संखेखना तथा संथार कहा गया है। प्रश्न 18, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? जो कौटिल्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नोट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। कौटिल्य इसके प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 19, अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीयामुख शिलालेख में। अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीयामुख शिलालेख में। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है: गुहालेख, सतम्भलेख और शिलालेख। अशोक के द्वितीयामुख शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्य सत्यापुत्र, केरलपुत्र, चोल और पांडे का उल्लेख है। और इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य और पशुओं का चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य का भी उल्लेख है। क्लास आपको कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कटिहार में सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कटिहार में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने जो करवाया था। नोट पॉइंट, शक के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन प्रथम के विषय में जूनालेख अभिलेख से जानकारी मिलती है। नोट पॉइंट 2, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था और रुद्रदमन प्रथम ने गुजरात के कटिहार में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रश्न 21, जो दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। गुप्त वंश का जो महान शासक हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है वो गुप्त वंश का महान शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी ने जो होता है लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। कौन सा वंश? गुप्त वंश। निम्नलिखित में प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न 23, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तराबी। प्राचीन हड़प्पा शहर जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग तट पर बसाया गया था? तराबी। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तराबी। राबी। अन्य प्रमुख सिंधु स्थल है उनके समीप स्थित जो मोहनजादरो कहाँ बसाया गया? सिंधु नदी था। आलमगीरपुर हिंदन नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी, रोपर सतज नदी, सुतकाडलो दशक नदी। प्रश्न 24, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है और समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। और समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? 99% कवर करती है। 99% कवर करती है। नोट पॉइंट, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रश्न 25, जो आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। आज 1 से लेकर 25 तक इस वीडियो में होगा, जो 25 से लेकर 50 तक अगला वीडियो में, या जैसे आप लोग कहिएगा कि ऐसे करवाइए सर, ऐसे कराइए, तो ऐसे ही वीडियो आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। हड़प्पावासी को तांबा स्वभवत वर्तमान समय में डैश के से प्राप्त होता है? हड़प्पावासी को तांबा वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता है? तो राजस्थान से। कहाँ? राजस्थान से। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 26 जो होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन सुनिए। लोह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? एग्जाम ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी आरा मशीन, ऑप्शन सी छेदक, ऑप्शन डी तलवार। जो भी ऑप्शन सही है उसको कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, या आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।